ईरान अमेरिका बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। कभी कोई नाराज़ हो जाता है, कभी कोई नाराज़ हो जाता है, कभी कोई एक बात नहीं मानता, कभी दूसरा बात नहीं मानता। और अब तो बीच में रशिया भी एज सच कूद पड़ा है। सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू सी हैपनिंग इन द डेज टू कम जी? मेरे ख्याल है जी बैटल लाइंस आर बीइंग ड्रॉन। और आप नई स्ट्रेटेजिक अलायंसेस देख रहे हैं। और अब उसमें कोई आपको इपोलॉजिटिक एटीट्यूड नजर नहीं आता। फॉर एग्जांपल, जब अमेरिका ने ये फैसला किया कि जी शायद वॉर तो हमने एंड कर दी है और हम इकोनॉमिक फ्रंट पे ईरान को स्क्वीज करेंगे। तो जब वो पाबंदियां लगी तो उसको सिर्फ ईरान ने इकोनॉमिक टेररिज्म नहीं कहा, उसको चाइना ने भी अनजस्टिफाइड कहा। और फिर उसके बाद उसने कहा कि वी विल कंटिन्यू टू बाय ऑयल फ्रॉम ईरान और हमें कोई रोक कर दिखाए। 50% ऑयल अपना चाइना जो है वो ईरान का 50% ऑयल खरीदता है। और उनकी शिप्स आ भी रही हैं और जा भी रही हैं, और इस ओपन डिफायंस का अब अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं है। जहां तक सपोर्टिंग ईरान बिहाइंड क्लोज डोर्स था या बिहाइंड बैटल लाइंस था, वहां भी आपको एक फ्रंट फुट पे रशिया भी नजर आता है, आपको फ्रंट फुट पे चाइना भी नजर आता है। तो जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि एक तो ये जो नई दुनिया 20वीं सदी में बन रही है, उसमें मिडिल पावर्स का बहुत अहम किरदार हमें नजर आएगा। और फिर जो अमूमी तौर पे ख्याल किया जाता था कि डायरेक्टली कॉन्फ्रंट नहीं करेगा चाइना या रशिया अमेरिका को ऑन द बैटल फील्ड, लेकिन अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक स्टेप आगे जा सकता है। तो रशिया ने ये बात तो अब कह दी है कि अगर आपको चाहिए कि मैं फॉर्मली मीडिएट करूं इन वेस्ट एशिया बिटवीन ईरान एंड इसराइल, तो मैं करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि सबसे बड़ा स्पॉइलर जो है वो इसराइल है और उसे अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है। तो बड़े कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स हमने देखे हैं पिछले कोई 8 हफ्तों में। ईरान की ईरान की तरफ से भी आए स्टेटमेंट्स कैटेगोरिकल, जहां उन्होंने कहा है कि वी विल नॉट बी ब्राउ बीटन इनटू सबमिशन और एन एग्रीमेंट। बट उससे ज्यादा अहम बात यह है कि जो माशी स्ट्रैंगुलेशन एज अ स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने की अमेरिका बात कर रहा है, उसके लिए ओपन डिफायंस है। और तो क्या कहते हैं, चेरी टू द ऑन द केक इज कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की रेटिंग्स हैं हैव बीन द लोएस्ट सिंस ही केम इनटू पावर। तो वो, और मिड टर्म इलेक्शंस नवंबर में आ रहे हैं, तो इंटरनली भी प्रेसिडेंट ट्रम्प बिसीज्ड हैं, इज अ बिसीज्ड प्रेसिडेंट। और कंप्लीट फॉरेन पॉलिसी फेलियर नजर आता है। सो अभी जो 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 स्टेटमेंट दे रहा है चाइना या जो स्टेटमेंट दे रहा है रशिया, जैसे रशिया तो मतलब सबको पता है कि फ्रॉम डे वन हेल्प आउट कर रहा था ईरान को थ्रू कैस्पियन सी, और मॉरली भी हेल्प आउट कर रहा था ईरान को। अब तो ओपनली अगर उसने मीडिएशन की भी बात की है जैसे आप कह रही हैं, तो मीडिएशन तो उस वक्त होती है कि जब मतलब दोनों एंटिटीज़ जो है, दोनों पार्टीज जो है उसको एक्सेप्ट करें। तो व्हाट अबाउट इजराइल? इजराइल क्या एक्सेप्ट करेगा मीडिएशन रशिया की? देखिए, इसराइल तो इस वक्त इसराइल से ज्यादा मैं कहूंगी कि जो कंप्लीट कोलैप्स एंड फेलियर ऑफ नेतन्याहू की पॉलिसीज, और जो नेक्सस, क्लोज इंडिविजुअल नेक्सस इमर्ज हुआ था नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में, उसके लिए कंप्लीट रिजेक्शन और फेलियर है। तो जो गजा की सूरत हाल है उसको ये लोग चाहते हैं कि मेरी और आपकी सोच से मिट जाए, बट इट्स वेरी मच अलाइव। और उसके बारे में बात हो रही है। और अब जब लोग इस पूरी सूरत हाल को ट्रेस करते हैं, चाहे वो मक्का समिट हो, चाहे पाकिस्तान का किरदार हो, उसकी जो रूट्स है ना, वो गजा है। और जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि ये मीडिएशन ऑफर करना, तो रशिया अपने आप को असर्ट कर रहा है ना कि वो आज इस पोजीशन में है, लेकिन उसने कहा इफ आई एम फॉर्मली आस्क्ड। तो फॉर्मली तो उसको कोई नहीं, रशिया को कोई कह रहा है, ईरान को भी पता है कि फॉर्मली किससे बात करनी है। सो पाकिस्तान इज इन द गेम, कतर इज इन द गेम, इन सम वेज मेरा ख्याल है कि तुर्किया भी है। तो ये जो कंट्रीज हैं जो अब मक्का समिट का भी हिस्सा हैं, ये ज्यादा फाल किरदार आपको मीडिएशन के लिए अदा करती हुई नजर आएंगी। और अभी आपने लेटली देखा कि एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्वाइट बट एक्टिव डिप्लोमेटिक फुटवर्क था, जो प्रोबेबली दोनों तरफ से, यानी अमेरिका की तरफ से भी उसको सॉलिसिट किया गया था और ईरान की तरफ से भी उसको सॉलिसिट किया गया था। और दोबारा उसके हवाले से बातचीत हो रही है।
तो मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि जंग एक्टिव वॉर है वो ख़त्म हो गई है। अमेरिका ने भी रियलाइज़ कर लिया, इसराइल ने भी रियलाइज़ कर लिया है कि हमले ईरान पर अब हल नहीं है। एक और बात जो बार बार अब यूरोप और रशिया कह रहा है कि जो पिछले दिनों अमेरिका ने और इसराइल ने हमले किए ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने के लिए, उसकी वजह से जो रेडियोलॉजिकल डिजास्टर है वो अगर अनफोल्ड हो गया तो पूरा खित्ता उसकी लपेट में आएगा। तो ये अब पैरेलल डिस्कशंस जो हैं, ये जंग एक्टिव वॉर को जारी करना अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत मुश्किल कर दे रहे हैं। बहुत सारी फैक्ट चीज़ें हैं जो अभी रिजॉल्व नहीं है। हुर्मस रिजॉल्व है भी और नहीं भी है। अभी भी ओमान को कुछ तहफुजात का इदराक करना है ताकि हुर्मस जो है वो फंक्शनल हो जाए। ईरान के हिसाब से हुर्मस फंक्शनल है फॉर फ्रेंड्स ऑफ ईरान। अच्छा। वो सबके लिए कब फंक्शनल होगी, उसके लिए क्या होगा फिर। और भी ज्यादा क्रिटिकल चीज, जब ये इकोनॉमिक सैंक्शंस आई हैं मजीद, बल्कि इसको सैंक्शंस भी नहीं कहना चाहिए, स्ट्रैंगुलेशन आई है अमेरिका की तरफ से, तो फिर मेरा ख्याल है ईरान किसी हल की तरफ जाने से पहले ज्यादा प्रोएक्टिवली अपनी एसेट्स के हवाले से कोई अश्योरेंस चाहेगा। तो एक बात तो तय है कि अब ईरान एक मुख्तलिफ गेम खेल रहा है। फ्रॉम स्ट्रैटेजिक पेशेंस टू, उसको लोग कह रहे हैं एक्टिव अग्रेसिव डेटरेंस, ये गेम है ईरान का। और अभी उसको काउंटर नहीं कर पा रहा इसराइल और अमेरिका, क्योंकि उनका अपना नेक्सस पे सवाल उठ रहा है। दोनों प्रेसिडेंट्स जो हैं उनको इंटरनली शदीद तरीन अपोजिशन का सामना है। इसराइल में भी इलेक्शंस आ रहे हैं। वो नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर फॉर एवर कहलाते थे, उनके लिए हालात बहुत मुश्किल हुए हैं। सो किसका एटीट्यूड रिजिड समझे हम, ईरान का, अमेरिका का, इसराइल का? कौन रिजिड एटीट्यूड यहाँ पे लेकर बैठा हुआ है? क्यों कोई चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही? जी, सबसे ज्यादा तो रिजिडिटी इजराइल की है ना। पहले उसने तकरीबन झूठ बोल के ट्रिक्ड अमेरिका इनटू अ वॉर, उसके बाद गलत इंटेलिजेंस देके, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प इसको वॉक इन द पार्क एक्सर्शन, वो समझते थे बस जाएंगे और वापस आ जाएंगे। अब 6 महीना से ऊपर हो गया, जंग में फंसे हैं। और देखिए, ईरान के लिए तो सिर्फ खड़ा रहना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। डिसाइसिव डिफीट अब वो उसको नहीं दे सकते, ये अमेरिका को भी समझ में आ गया और इसराइल को भी समझ में आ गया। तो इन सम वेज दिस इज, अगर आप स्कोर बोर्ड देखेंगे तो दिस वॉर हैज इन सम वेज बीन वन बाय ईरान। बहुत नुकसान हुआ है ईरान का, ये बात प्रेसिडेंट ट्रम्प सही कहते हैं। इन्फ्लेशन रेट्स आए हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेटेड है, लेकिन एक बात तो तय है कि वो ईरान की इस नई सो कॉल्ड रिजीम चेंज के प्रोजेक्ट में कंप्लीट फेलियर का शिकार है। क्योंकि जो नई रिजीम आई है वो ज्यादा सख्त है, वो डिफाइंट है, वो जवाब देने को तैयार है। और अब ऐसा लग रहा है कि उसको सपोर्ट भी हासिल है, ओपन सपोर्ट हासिल है रशिया से भी और चाइना से भी, जो प्रोबेबली अकास है इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की, जब अब जिसकी हम बहुत ज्यादा खुल के बात कर रहे हैं। इट मे नॉट बी मल्टीपोलर बट एक मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड है जिसमें मर्जी की, जरूरतें की, दोस्तियां भी हैं। तो मक्का समिट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। तुर्किया के ताल्लुकात नाटो में भी हैं लेकिन वो समिट का हिस्सा है। पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे हैं, सऊदी अरब के ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे हैं, वो अभी उनसे एक सिविल न्यूक्लियर डील मांगने जा रहे हैं। लेकिन देव कम टुगेदर फॉर डिफेंस पर्पसेस, तो डिफेंस भी और डेटरेंस भी और इंडिजिनस भी। तो अब तो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि जो वेस्ट एशिया और साउथ एशिया की, समझिए, बाउंड्री है या उसको अलहदा समझना, दो रीजन समझना जो है, ये अब आर्टिफिशियल हो गया है। बिल्कुल नई नई डायमेंशंस पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रही हैं और इट्स हिस्ट्री इन द मेकिंग। वेरी क्विकली एक चीज़ बताइएगा, डू यू सी ट्रम्प को यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शंस में मेजॉरिटी मिल सकेगी, और नेतन्याहू बैक होम जो सितंबर अक्टूबर में इलेक्शंस हैं उसमें वो जीत पाएंगे? आई सी बोथ ऑफ देम फेसिंग अ वेरी हार्ड सिचुएशन। और प्रेसिडेंट ट्रम्प के तो देखिए ना, अपने रिपब्लिकन्स जो हैं वो ऑलरेडी उनके बरखिलाफ हो चुके हैं। उनका अपना वाइस प्रेसिडेंट अपने आप को उनकी हार्ड कोर पॉलिसी से अलहदा रखता है ताकि ही इज अ यंग मैन, ताकि वो वाइबल रहे आइंदा रिपब्लिकन सीट्स के लिए। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प और उनकी रेटिंग्स इस वक्त 33% पे, बहुत नीचे, इससे इससे ज्यादा नीचे शायद पहले कभी नहीं थी। एंड नेतन्याहू ऑल्सो dragged Israel into a PR disaster. Uh,
आज तक वो जवाब नहीं दे सके 7 अक्टूबर में का जब अटैक हुआ था हमास की तरफ से उनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, तो जैसे ही वो पावर से हटते हैं उनके लिए तो जेल खाना है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत दोनों प्रेसिडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन।